तो लास्ट हमने जो टॉपिक था हमारा वो था फेज़ डायग्राम। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे कूलिंग कर्व्स। अब कूलिंग कर्व्स क्या है? ये एक्चुअली एक ग्राफ है किसी मेटल या अलाय का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें किसी मेटल को आप गर्म करते हो, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है मेटल या अलाय, फिर उसको आप ठंडा करते हैं, फिर वो फ्रीज़ होगा, फिर फ्रीज से फिर आप रूम टेम्परेचर पे उसको लेके आओगे। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा। और इस कूलिंग कर्व में हम उस उस ग्राफ से, यानी कूलिंग कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है, यानी टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ है कि मेटल ठंडा हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचा तो कौन सी फेज़ बनी, फिर आगे चला तो फिर ठंडा हुआ तो फिर कौन सी फेज़ बनी। तो कूलिंग कर्व से हम मेटल या अलाय की, अगर कूलिंग कर्व दी हुई मेटल अलाय की, हम फेज़ ट्रांजिशन मालूम कर सकते हैं। ठीक है ना जी। टाइम और टेम्परेचर का ये ग्राफ है, इसको आप देख लेते हैं। The curves are used to determine the temperature of phase transition, यानी जो फेज़ बन रही है उसका टेम्परेचर पता चलता है हमें ऑफ ए मेटल एंड अलाय, एंड आर ऑब्टेन कैसे मालूम करते हैं? बाय ड्राइंग द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर as the metal cools from molten state to freezing point, फिर then to complete solidification at room temperature। ठीक है ना जी। अभी आपको ये इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताते हैं ये क्या चीज़ है। तो ये फ़र्ज़ करें कि हमने ऐसे आर्बिट्रेरी ड्रा किया हुआ है कि किसी प्योर मेटल का हमने ये ग्राफ ड्रा किया। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये मेल्टेड फॉर्म में था, इसको हमने ठंडा करना शुरू किया। तो ऐसे देखें ना जी, जहाँ पे था ऐसे ये ठंडा होते ये टाइम लगेगा, कूलिंग होता ये देखें, ये टाइम है, ये टेम्परेचर का ग्राफ है। ठीक है ना जी। टाइम और टेम्परेचर किसी अगर कोई यहाँ पे मेल्ट हुआ है, ये ऐसे कूलिंग होता ये पॉइंट बी पे जा पहुँचा। अब यहाँ पे ये फ्रीजिंग शुरू होगी। अगर मेटल प्योर है तो जब फ्रीज़ होगा तो फिर इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक कि ये तमाम का तमाम फ्रीज़ नहीं हो जाता। तो ये बी से सी तक ये फ्रीज़ हो रहा है, बी से लेकर सी तक। टेम्परेचर देखें आपने, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टाइम गुजरता गया, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, जब तक कि ये प्योर मेटल की आप ये समझ लें कि प्योर मेटल में हमेशा ऐसे होता है कि जब तक ये पूरे का पूरा फ्रीज़ नहीं हो जाता टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो इसमें भी यही हुआ है। तो ऐसे ये आ गया। तो वाटर में भी आपने देखा था, देख रहे जैसे पानी जब बॉयल होता है, जब तक ये पूरे का पूरा पानी बॉयल नहीं हो जाता तो पानी का टेम्परेचर तो नहीं चेंज होता। 100 पे अगर बॉयल कर जाता है तो जब तक पूरा बॉयल ना हो जाए टेम्परेचर स्टीम का चेंज नहीं होगा। तो ये बी से सी तक ये फ्रीज़ हो गया। फिर हमने इसको कूल डाउन किया, ये देखें ये कूल डाउन हो गया। ठीक है, तो ये कूल डाउन हो गया, ये रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब ये वाला पोर्शन फ्रीज़ होने से पहले ये सारा लिक्विड है, और फिर ये फ्रीज़ हो रहा है यहाँ से बी से लेकर सी तक। आप देखें ये फ्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना जी, कंडेंस हो रहा है। तो ये बी से सी तक, ये इसमें लिक्विड भी है सॉलिड भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है ना जी। तो यहाँ तक इस पोर्शन में सारी, फिर इससे आगे फिर ये सारा सॉलिड है, ये सारा। ठीक है ना जी। अच्छा, ये तो मैंने ऐसे आपको प्योर मेटल का ऐसे जनरलाइज ग्राफ बता दिया। अभी अगर आपके पास फर्क करें प्योर आयरन है, अब प्योर आयरन
तो ये देखें, ये सारा लिक्विड में है, ये यहाँ पे सारा लिक्विड है, आयरन लिक्विड स्टेट में है। अब यहाँ से देखें जी, ये सारा लिक्विड में, ये ऐसे ठंडा, क्योंकि आपने कोई ऐसे कोई टेम्परेचर दिया कहीं यहाँ वहाँ यहाँ पे जाके आपने इसको ठंडा करना शुरू कर दिया, करते 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 ये यहाँ से टाइम गुजरता गया, ये टेम्परेचर, ये टाइम गुजरता गया। अब ये आपको पता है कि जो आयरन है इसका 1538 मेल्टिंग पॉइंट है, तो लिहाजा यहाँ पे ये आके फ्रीज़ होगा, फिर फ्रीज़ होगा तो ऐसे करके ये फिर फ्रीज़ होता जाएगा, टेम्परेचर चेंज ही होएगा, रेंज आ गई यहाँ पे, ठीक है ना जी। तो यहाँ से फिर यहाँ अब ये यहाँ पे जाके ये सॉलिड बन चुका है, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे जाके सॉलिड बन चुका है। अब यहाँ से फिर आप अगर इसको कूल करेंगे, ये कूल होता 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 ये जब 1394 के दरमियान होगा, इसमें ये है सारा सॉलिड, यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉलिड है, टेम्परेचर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रेंज में, ये गैमा आयरन, ये भी सॉलिड है गैमा आयरन, ये बॉडी सेंटर क्यूब है ये वाला। अब फिर आपने इसको, अब इसने ये चेंज हो गया, फिर आपने इसको मज़ीद ठंडा किया, ये ठंडा होता होता ये यहाँ पे ये आपके पास ये आ गई, फिर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना जी। जब ये यहाँ पे पहुँचा तो नई फेज़ बननी शुरू हो गई, तो ये बनती बनती ये आपके पास ये गैमा फेज़, ये ऑस्टेनाइड फेज़ है, ठीक है ना जी। अब यहाँ से फिर आपने ये देखा कि ये 9-10 पे जाके ये 9-10 पे जाके फिर इसको आपने आप इसको ठंडा करते गए, टाइम बढ़ता गया, बढ़ता गया। इसी देखना, ये एक ही टेम्परेचर पे इसको कर रहे हैं, यानी ये स्लो कूलिंग इसी टेम्परेचर पे ऐसे ये स्लो कूलिंग हो रही है इसी टेम्परेचर के ऊपर ही। तो ये क्योंकि एकदम अगर इसको करेंगे तो ये जो ये मैं फेज़ मुख्तलिफ बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं होगा। आपने फ़र्क करोगे, यहाँ से आप एकदम एक तो ठंडा किया तो ये जो मैं आपको ये फेज़ बता रहा हूँ ये नहीं हो सकती। ये स्लो कूलिंग पे ये जितनी फेज़ आपको नज़र आ रही हैं ये वाली ये स्लो कूलिंग पे होंगी, तो ये चलता। यहाँ पे देखें जी 9-10 पे जाके यहाँ 9-10 तक ये गैमा आयरन है, ये फेज़ सेंटर क्यूब है। फिर आपने आगे इसको ठंडा किया, फिर चलते चलते यहाँ पे फिर आपके इसने इसको ठंडा, ये कूल यहाँ पे फिर 9-10 से नीचे ये सारा अल्फा आयरन है, ये भी सॉलिड है, ये बॉडी सेंटर क्यूब है, ठीक है ना जी। ये तो कूलिंग कर्व के बारे में हो गया, ठीक है ना जी। तो कूलिंग कर्व का अगर हम यूज़ करेंगे, इसके बाद चलते हैं जी बाइनरी आइसोमॉर्फिस अलाहे सिस्टम। अब बाइनरी का मतलब है दो, इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं ये क्या कह रहा है। बाइनरी आइसोमॉर्फिस अलाहे सिस्टम, बाइनरी मीन्स टू कंपोनेंट सिस्टम, बाइनरी से यहाँ से। आइसोमॉर्फिस का मतलब है कि एक ही क्रिस्टल रहेगी। बाइनरी आइसोमॉर्फिस एक ही क्रिस्टल रहेगी अलाहे की। अलाहे किसका बन रहा है? दो मेटल के दरमियान, दो मेटल आपस में जब मिलेंगे, ठीक है ना, बाइनरी दो वाला है, तो जो मेटल बन रहा है वो आइसोमॉर्फिस होगा सिंगल क्रिस्टल, ठीक है ना। ये पढ़ते हैं पहले। बाइनरी मीन टू कंपोनेंट सिस्टम, दीज कंपोनेंट मे बी टू सेपरेट मेटल्स, या दोनों सेपरेट मेटल हों, एज इन केस ऑफ कॉपर एंड निकल, जैसे कॉपर और निकल, ठीक है ना, ये भी एक लेदा मेटल है, ये लेदा मेटल है, या तो ये हो जाए, या इट मे बी सेपरेट मेटल एंड कंपाउंड, मेटल और कंपाउंड भी हो सकता है। जैसे प्लेन कार्बन है, प्लेन कार्बन स्टील Fe और Fe3C, ये कंपाउंड है। Fe3C इज़ आल्सो टू कंपोनेंट, ठीक है ना जी। ये भी टू कंपोनेंट, कॉपर निकल, ये Fe3C ये भी टू कंपोनेंट, मगर इसमें ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। तो ये इसमें बाइनरी में दो कंपोनेंट, टू कंपोनेंट, ठीक है ना जी। तो अभी आप देखते हैं, इफ़ टू कंपोनेंट आर कंप्लीटली डिज़ोल्व, अगर दोनों, ठीक है ना जी। अब ये
ये तो मैंने यहाँ तक जो बात की, ये Fe और ये ज़रूरी नहीं आइसोमॉर्फिस, ये आइसोमॉर्फिस होने की कोई कंडीशन है, वो आगे हम बताते हैं, ठीक है ना जी। ये तो मैंने आपको बाइनरी की सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि दो जब मेटल मिलते हैं, वो मेटल भी हो सकते हैं, मेटल और कंपाउंड भी हो सकते हैं, उसको बाइनरी अलाय कहते हैं। मगर आइसोमॉर्फिस का लफ्ज़ वो आगे एप्लीकेबल होगा, इसके लिए नहीं, इसके लिए है, इसकी वजह है, ये आगे मैं बताता हूँ, ठीक है ना जी। इफ़ टू कंपोनेंट आर कंप्लीटली डिजॉल्व बोथ इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, ठीक है ना जी, ये नोट करने वाली बात है। इफ़ टू कंपोनेंट कंप्लीटली डिजॉल्व बोथ इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, इन दिस सिस्टम ओनली सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट। अगर दो कंपोनेंट आपस में कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाएं लिक्विड स्टेट में, वो जब ठंडा होगा सॉलिड स्टेट में भी कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे। कैसे? यानी जो मेटल एक मेटल में दूसरा मेटल डाला है, वो उसकी सब्स्टिट्यूट करता जाएगा, जब ये सॉलिड बनेगा उसको सब्स्टिट्यूट करता जाएगा, ठीक ना जी। कॉपर निकल में होता भी ऐसे ही है, मतलब आपने कॉपर है, उसमें निकल की परसेंटेज चेंज करते जाएं तो वो उसके कॉपर के आइटम को सब्स्टिट्यूट करता जाएगा। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ठीक है ना जी। इफ़ टू कंपोनेंट आर कंप्लीटली डिजॉल्व बोथ इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, इन दीज सिस्टम ओनली सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट। तो फिर सिंगल क्रिस्टल बनेगी, क्योंकि ये देख रहे हैं, ये भी आपका जो कॉपर है ये FCC है, निकल भी FCC है। जब ये आपस में डिज़ोल्व होंगे तो जो अलाय बनेगा वो भी FCC है, सिंगल फेज है, ठीक है ना जी। सिस्टम ओनली सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट एट ऑल कंपोजिशन, चाहे जो मर्जी कंपोजिशन चेंज करते जाएं, सिंगल क्रिस्टल ऑफ मेटल एंड थस कॉल्ड आइसोमॉर्फिक सिस्टम। इसलिए इसको आइसोमॉर्फिक सिस्टम कहते हैं, सिंगल क्रिस्टल कंप्लीटली डिज़ोल्व। और इसके लिए कुछ कंडीशन है, कंप्लीटली डिज़ोल्व कब होगा इसके लिए कंडीशन है, और वो कंडीशन एलेबोरेट की थी एक ब्रिटिश मेटलर्जिस्ट था, ह्यूम रॉदरी। एक ब्रिटिश मेटलर्जिस्ट था। उसने ये कंडीशन दरियाफ्त की कि कंप्लीटली डिज़ोल्व होने के लिए, सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनने के लिए क्या कंडीशन है। वो कंडीशन आप देख लें, वो मैंने पहले भी डिस्कस की थी आपके साथ। ये ह्यूम रॉदरी, ये उसका रूल है, ये 4 पॉइंट हैं। पहली बात, कंप्लीट डिज़ोल्व होने के लिए, सिंगल क्रिस्टल बनाने के लिए, जिसको आइसोमॉर्फिस कहते हैं, ये कंडीशन है। डिफरेंस इन रेडियाई ऑफ द टू एटम इज नॉट मोर देन 15%। एक कंडीशन ये, कॉपर और निकल आप पीरियोडिक टेबल में देखें बिल्कुल साथ साथ हैं, लिहाजा इनके रेडियाई में बहुत ही कम फ़र्क है। नंबर 2, नो अप्रिशिएबल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्वालिटी है वो दोनों की तकरीबन वो एक जैसी, ठीक है ना जी। ये मैंने पीछे कहीं एग्जांपल भी दी थी। इसी तरह ईच सिस्टम है, ईच है सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोनों की ईच मतलब ये दोनों की क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक ही जैसा होना चाहिए। जैसे देखिए मैंने कॉपर का बताया, FCC, निकल का भी कैसे, जो वो तो है, ठीक है ना जी। चौथा, एलिमेंट हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये चौथी कंडीशन, वैलेंस उनकी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना जी। तो ये कंडीशन है कंप्लीटली डिज़ोल्व होने के लिए, ठीक है ना जी। कंप्लीटली डिज़ोल्व होने के लिए ये कंडीशन है, ठीक है ना जी। ये किसने पॉइंट आउट की थी? ये जो इंग्लिश मैंने बताया मेटलर्जिस्ट, उसने ये रूल, ठीक है ना जी। अब हम देखते हैं
तो चलें जी, इसको आगे देखते हैं। कोई ग्राफ श्राफ सा बना हुआ है, वो कैसे बना हुआ है, इन दोनों का ग्राफ कैसे बनता है जब ये डिज़ाल्व होंगे। ये दोनों हमने कॉपर और निकल अलाय की हम एग्जांपल भी लेंगे कि जब ये आपस में डिज़ाल्व होंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, वहाँ से हम क्या चीज़ मालूम कर सकते हैं। ठीक है ना जी, तो आगे चल के इसको देखते हैं। ठीक है ना जी, चलें जी, ये देखें, अगर तो मेटल प्योर होगा, अगर तो मेटल प्योर होगा तो प्योर मेटल के लिए ये देखें, फ़र्ज़ करें कि ये मैंने ये फ़र्ज़ करें कि हम ये कॉपर निकल का वो लेते हैं। पहले देखें, ये प्योर कॉपर होगा। प्योर कॉपर जो है ना, ये मेल्ट हो जाता है 1084 के ऊपर। जब देखें ना जी, जब ये लिक्विड फार्म में होगा, ये मैंने कॉपर दिखाया हुआ है, ये वाला प्योर कॉपर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये प्योर कॉपर मैंने लिखा, ये लाइन, ये प्योर कॉपर की, ये वाली प्योर कॉपर, इसमें कुछ भी नहीं डाला। अब ये देखें, ये ऐसे ठंडा होता यहाँ पे ए पे जाके 1084 पे जाके ये फ्रीज़ होना शुरू हो गया। ठीक, फ्रीज़ होता ये, ठीक है ना जी। अब यहाँ से ये फिर इसको आप ठंडा करें, ये जो लाइन है स्ट्रेट होगी। ठीक है ना जी, आ गया। अब आगे चलते हैं जी, अगर इसमें कॉपर में 20% निकल डाल दें तो ये ऐसे, अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये देखने, यहाँ से आके ये फ्रीज़ होना शुरू हुआ और ये इस तरह की लाइन नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी, ये लाइन इस तरह आएगी फिर ऐसे करके। जब ये क्योंकि अलाय बन चुका है, प्योर में तो ये ठीक है, अलाय होगा तो फिर ऐसे नहीं, ऐसे अलाय होगा तो फिर ये बात गलत है। फिर इस तरह होगा, यहाँ से ये फ्रीज़ भी होता जा रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर भी इधर तो डिक्रीज़ नहीं हो रहा था, ये दिख रहा है, ये फ्रीज़ भी हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है ना जी, यहाँ पे जाके कंप्लीट सॉलिड बन गया S1 के ऊपर। ठीक है ना जी, जब यहाँ से बनना शुरू हुआ L1 पे था, तो ऐसे ये ऐसे ऐसे ये टेम्परेचर ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है ना जी। इसी तरह अगर हम इसमें 50% निकल डाल दें इसी कॉपर में, तो फिर इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो जहाँ से फ्रीज़ होना शुरू होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। वो यहाँ से फ्रीज़ हुआ, ऐसे होता यहाँ पे जाके कंप्लीट फ्रीज़ हो गया, S2 पे ये सॉलिड बन गया, फिर आगे रूम टेम्परेचर पे ले आए। इसी तरह अगर 80% हमने निकल डाला है, फिर इसका और टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर और फ्रीजिंग पॉइंट और बढ़ गया। अब ये यहाँ पे जाके फ्रीज़ हुआ, ऐसे करके फ्रीज़ होता ये यहाँ पे S3 पे जाके फ्रीज़ हो गया सारे का सारा, फिर आगे रूम टेम्परेचर पे ऐसे। अब फ़र्ज़ करें कि प्योर निकल है, प्योर निकल ऐसे ऐसे प्योर निकल है, तो इसको ऐसे, अब निकल का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है। अब ये प्योर निकल है तो ये सी पे जाके ये फ्रीज़ होना शुरू होएगा। ये टेम्परेचर 1455 इस टेम्परेचर निकल जाके ये फ्रीज़ हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में निकल को आग आप इसको गर्म करो तो 1450 पे 55 पे जाके ये मेल्ट होता है। दूसरे यहाँ पे ऐसे आएगा ये फ्रीज़ हो गया, यहाँ से होता तो यहाँ पे जाकर कंप्लीट फ्रीज़ हो जाएगा, यहाँ पे सॉलिड बना, फिर इसके बाद ये। ठीक है ना, तो ये इस तरह। ठीक है ना जी। अगर इन चीज़ों को हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है ना जी, इसको कंबाइन करें हम, अब इसको ये A और B, अब स्केल कौन सी है ये बनाई हमने। अब लेते हैं जी कंपोजिशन, इसी का हमने ग्राफ, इसका ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये निकल की परसेंटेज चेंज होती जा रही है। यहाँ पे कॉपर 100% है, यहाँ पे निकल 20%, 40%, 50%, 60%। ये कॉपर की कंपोजिशन बता रहा हूँ मैं, निकल की कंपोजिशन बता रहा हूँ। ये कॉपर तो यहाँ पे 100% है, उसमें फिर निकल डाला 20%, 40%, 50% निकल हो गया, यानी बराबर हो गया यहाँ पे। फिर 60% निकल, 80%, यहाँ पे निकल 100%। तो इसका टेम्परेचर भी CD आप मिला लें, क्योंकि ग्राफ ड्रा कर रहे हैं टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर जब बराबर होगा तो ये टेम्परेचर की लाइन ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया।
इधर ये देखें ए बी, इसको मैंने जोड़ दिया यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर एक ही है, एक टेम्परेचर यहाँ पे, ठीक है ना जी। तो ग्राफ किस तरह बना, अब यहाँ से देकर ये देखें ना, यहाँ पे L1 S1, ये टेम्परेचर और है, ये टेम्परेचर और है, ये देख रहे L1 यहाँ पे, S1 ये यहाँ पे सॉलिड हो गया। तो ये आप ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह ये लेंस की जो शेप है ना ऐसे, या फिश वाली शेप ऐसी बनेगी, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है ना जी। ये बाइनरी एलॉय के लिए मैं कह रहा हूँ, और ये ग्राफ बाइनरी एलॉय कंप्लीटली डिज़ोल्व, ठीक है ना जी, उसका ग्राफ यानी कॉपर निकल एलॉय, ये उसका ग्राफ इस तरह का बन रहा है, ये वाला, ठीक है ना जी। तो अब ये वाली लाइन, ये सारा यहाँ पे सारा ये लिक्विड है, ये लिक्विड है सारा, इसमें दोनों चीज़ें, ये सारा लिक्विड है आपके पास, ये वाला सारा लिक्विड है, यहाँ पे दोनों चीज़ें लिक्विड भी है सॉलिड भी है, यहाँ पे सारा सॉलिड है, ठीक है ना ये सारा। अब ये जो लाइन है यहाँ से, ये सारा लिक्विड लाइन है, इसको कहते हैं लिक्विडस लाइन, ये वाली लाइन लिक्विडस लाइन कहलाती है, ठीक है ना जी। और यहाँ पे जहाँ पे ये देखें ना, फर्ज करें ये कंपोजिशन हमारी 20 है, ठीक है ना, हमने 20 कंपोजिशन वाले एलॉय को ये इसका लिक्विड फॉर्म में लाए, तो यहाँ से ये यहाँ पे ये जाके सॉलिड बनना शुरू हुआ, चलते चलते ये टेम्परेचर डाउन होता यहाँ से जाके कंप्लीट सॉलिड बन गया। इन बिटवीन यहाँ पे कहीं भी देखेंगे वो सॉलिड भी होगा लिक्विड भी होगा, यहाँ पे जाके सॉलिड बन गया। इसी तरह बाकी चीज़ें भी इसी तरह, ये आपने देख रहे ऐसे सारा ये इस तरह का ग्राफ बन गया, ठीक है ना। ये वाली लाइन ये सॉलिडस लाइन कहलाती है, ये सॉलिडस लाइन, ये नीचे वाली लाइन, ठीक है ना जी। अब अगर हमने मालूम करनी हो वेट परसेंटेज, यानी दरमियान में अगर कहीं आप आ जाते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमने एक एलॉय बनाया जिसमें 60% उसमें हमने निकल डाल दिया। अब ये 60% ये ऐसे ये यहाँ पे कहीं होगा, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे है, यहाँ तक हमने ये लिक्विड बन गया, चलते चलते यहाँ पे ठंडा करना शुरू कर दिया, यहाँ पे आके ये अब यहाँ पे सॉलिड बनना शुरू होगा। अब फ़र्ज़ करें कि ये इधर कहीं आ गया, अब यहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी, यानी सॉलिड फेज़ भी होगी लिक्विड फेज़ भी होगी। अब हमने उसकी परसेंटेज देखनी है कि सॉलिड फेज़ कितनी है लिक्विड फेज़ कितनी है। तो उसके लिए ये टाई लाइन जिसको कहते हैं, ये वाली टाई लाइन ये हमने ड्रा की, ये इस 60 के लिए, 50 के लिए हो तो ये मैंने ये वाली एक लाइन ड्रा की हुई है, ठीक है ना जी। अब ये इसको कहते हैं टाई लाइन। ये टाई लाइन ऐसे होगी, यहाँ पे यहाँ पे मालूम करना है तो आप ड्रा कर लें यहाँ पे, यानी लिक्विड फेज़ कितने परसेंटेज है और सॉलिड फेज़ कितने परसेंटेज है। तो आप उस पॉइंट से एक ऐसे पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे जो इस सॉलिडस लाइन को भी टच करे और लिक्विड। इससे फिर हम आगे पढ़ेंगे, लीवर रूल लगा के चेक करेंगे कि यहाँ पे पहुँचा तो कितने परसेंट लिक्विड फेज़ है और कितने परसेंट सॉलिड फेज़ है, ये हम मालूम करेंगे, ठीक है ना जी। तो ये आपने देख लिया, ठीक है ना जी। तो अब जिस तरह मैंने पहले गिब्स रूल बताया वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, गिब्स रूल, ठीक है ना जी। तो ये अभी उसको डिटेल में नहीं जाते, फ़ायदा कोई नहीं है। तो चलें जी आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जी, जो मैंने यहाँ पे बात की, अगर हम यहाँ पे पहुँचे तो कैसे मालूम करें लिक्विड फेज़ कितनी परसेंटेज है, सॉलिड फेज़ कितने परसेंटेज है, वो कैसे मालूम करेंगे? लीवर रूल के ज़रिए। लीवर रूल क्या है वो ये देख लेते हैं, लीवर रूल क्या है जी। अब ये लीवर रूल, एप्लीकेबल है बाइनरी एलॉय सिस्टम के लिए। अब बाइनरी एलॉय चाहे वो आइसोमॉर्फस हो या दूसरा हो, कोई उसमें नहीं है,
ये बाइनरी अलाय के लिए ये लीवर रूल यूज़ होगा। किस लिए? टू कैलकुलेट दी वेट परसेंटेज ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फेज लीवर रूल, जिस तरह मैं पीछे बताया, एट डिफरेंट कंपोजिशन एंड टेम्परेचर, उसके लिए यूज़ होगा। अब लीवर रूल, अब मैंने ये डायग्राम उसी तरह का बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना जी। अब फ़र्ज़ करें, अब मैं आप एक जनरलाइज मिसाल ले लेते हैं कि एक हमारे पास एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी। अब हमने इनको दोनों को मिक्स किया, यहाँ पे ए की परसेंटेज 100% है। अब बी की परसेंटेज यहाँ पे लिखते जाते हैं, चेंज होती गई, यहाँ पे बी की परसेंटेज 100 है, जिस तरह पीछे मैंने ग्राफ ड्रा किया। अब फ़र्ज़ करें कि जो बी की परसेंटेज, बी की वेट परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, वो फ़र्ज़ करें कि W 0 है या ओमेगा 0 है। यहाँ पे ऐसे करके या आते 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 नीचे, ये जब ठंडा होना शुरू हुआ, ये वाला अलाय बना रहे हैं ना हम, ऐसा अलाय बना रहे हैं जिसमें जो मेटल बी है इसकी परसेंटेज ओमेगा 0 वेट परसेंटेज है इसके अंदर, ठीक है ना, ए और बी का जो अलाय बना, ठीक है ना जी। तो ये जितनी भी होगी, फ़र्ज़ करिए अगर ये 60 है तो 40 इसमें आए, 40 इसमें फिर ए होगा। तो चलें आगे चलते हैं। अब फ़र्ज़ करेंगे ये यहाँ से आता होता, यहाँ पे पहुँचे तो हमें कोई कहता है जी आप बताएं इसमें लिक्विड फेज़ की परसेंटेज वेट वाइज कितनी है और सॉलिड फेज़ वेट परसेंटेज वाइज कितनी है। तो मैंने उसी तरह बताया कि अगर यहाँ पे पहुँचे तो आप, अगर यहाँ हो तो फिर आप यहाँ से ड्रा कर लेंगे ऐसे, ठीक ना। तो फिर ये ऐसे आप चलते जाएंगे तो ये इसकी फेज़ परसेंटेज चेंज होती जाएगी। यहाँ पे होंगे तो लिक्विड की वेट परसेंटेज ज़्यादा होगी, सॉलिड की कम, फिर सॉलिड की बढ़ती जाएगी। यहाँ पे पहुँचेंगे तो सॉलिड की बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से पहुँचेंगे तो सॉलिड तो तकरीबन बन गया, सॉलिड बन गया जी, ठीक है ना जी। तो फिर नीचे सारा सॉलिड ही है। चले अब हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हैं तो हम मालूम करना चाहते हैं कि इसमें सॉलिड फेज़ कितनी है, लिक्विड फेज़ कितनी है, ठीक है ना जी। तो आपने ये टाई लाइन ड्रा की जो इसको सॉलिड को भी टच करे और लिक्विड भी टच करे। अब ये लिक्विड को लाइन को टच करिए, आप नीचे से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें। यहाँ से आप मालूम कर ले कि लिक्विड में, जो लिक्विड है उसमें बी की परसेंटेज कितनी है। ये ना समझें कि जो इधर से जो लिक्विड बना ये उसकी ये एक्चुअली अगर सारे का सारा लिक्विड ही होता तो ये वाली चीज़ वो बता रही है, अगर ये सारे का सारा लिक्विड होता, ठीक है ना जी, तो उसमें ये जो पॉइंट शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि इसमें बी की परसेंटेज इतनी है। अगर ये सारे का सारा सॉलिड ही होता, यानी फ़र्ज़ करें कि 1 kg है, ठीक है ना जी, तो यहाँ पे 1 kg में अगर सॉलिड हो उसमें फिर ये बी की परसेंटेज इतनी है, ठीक है ना जी। ये चीज़ें क्लियर होगी आपको, ठीक है ना जी। सारे का सारा लिक्विड है तो उसमें इतनी परसेंटेज, सारे का सारा सॉलिड है उसमें वेट परसेंटेज बी की इतनी है, ठीक है ना जी। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि हमने मालूम करनी है कि जो 1 kg, आप 1 kg सपोज कर लें, ये 1 kg है तो 1 kg यहाँ पे, अब 1 kg में इतने kg तो उसमें बी मिला हुआ है, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे जब पहुँचेगा उसमें तो लिक्विड फेज़ भी है, सॉलिड फेज़ भी है। अब हम उसमें मालूम करना चाहते हैं कि सॉलिड फेज़ कितनी बनी, उसी 1 kg में से सॉलिड फेज़ कितनी बनी
और लिक्विड फेज कितनी बनी, वेट परसेंटेज वाइज, ठीक ना। तो वो इस टाई लाइन ड्रा करके हम मालूम करेंगे। तो ये अभी इसका प्रूफ फर्ज करें। अब ये आम तौर पे जो सॉलिड है ना उसको अल्फ़ा के साथ लिख देते हैं, ठीक है ना जी। ये आप अगर आप ऐसे भी लिखना चाहे कोई अर्ज नहीं है, ऐसे अल्फ़ा लिख देते हैं। फर्ज करेंगे डब्ल्यू अल्फ़ा कंपोजिशन ऑफ सॉलिड बी बाई मास, ये मैंने अभी बताया। डब्ल्यू एल कंपोजिशन ऑफ लिक्विड बी, बी की कंपोजिशन बाई मास यहाँ पे। अब फर्ज करें कि एक्स अल्फ़ा मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड फेज फॉर्म, जो सॉलिड फेज बनी उसकी मास परसेंटेज है, ये एक्स अल्फ़ा के साथ डिनोट किया, ठीक है ना जी। अब ये इसकी बात कर रहे हैं ना, हम फर्ज करें कि यहाँ पे आके जो सॉलिड बना वो फर्ज करें कि एक्स अल्फ़ा सॉलिड फेज जो बनी वो एक्स अल्फ़ा है वेट परसेंटेज वाइज, ठीक है ना जी। तो एक्स एल लिक्विड फेज जितनी बनी, दोनों मिला के तो 1 kg हो जाएगा। इसको जमा करेंगे तो 1 kg, मैं 1 kg की मिसाल देता हूँ, थ्रू आउट दे रहा हूँ। ये दोनों को जमा करेंगे तो 1 kg होगा, ठीक है ना जी। अब ये वाला ये 1 kg होगा, इसको मैं इसको ऐड करूँ तो 1 kg, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना कि यहाँ अमाउंट 1 kg है, यहाँ पे भी देखें ना अगर सारा लिक्विड बन जाता है, सारा लिक्विड होता है तो उसे 1 kg में लिक्विड में इतना वेट परसेंटेज बी की है। इसी तरह अगर वही एक है तो 1 kg की बात करें, 1 kg है तो सॉलिड है तो उसमें ये उस सॉलिड में 1 kg सॉलिड में इतनी परसेंटेज बी की है, ठीक है ना। ये मैं दोबारा इसको फेज फॉर्म उसकी, ठीक है ना जी। अब एक्स अल्फ़ा यानी एक्स सॉलिड प्लस एक्स लिक्विड इज इक्वल टू 1 kg की मैंने, यानी 100 भी आप लिख सकते हैं। अगर 100 kg 100 लिखते हैं, ये मैं आपको ये फ्रैक्शन वाइज मैं बता रहा हूँ तो ताकि थोड़ी सी आसानी रहे, तो इसलिए मैंने 1 kg सपोज कर लें कि इनको दोनों को ऐड किया तो 1 आ गया, ठीक है जी। अब ये है कंपोजिशन ऑफ अलाय, कंपोजिशन ऑफ अलाय, यहाँ का इसका मतलब है कि इसमें बी की परसेंटेज, ठीक है ना, बाकी वो ए की परसेंटेज होगी। तो ये कितना होगा, ये वाला जो ये कितना, इसको निकालना है, ये बराबर होगा। अब ये देखें जी पूरे का पूरा 1 kg सॉलिड हो तो उसमें ये बनता है इतना, बी की परसेंटेज इतनी है, वेट परसेंटेज इतनी है एक, ठीक है ना जी। अगर 1 kg लिक्विड है अलाय, उसमें इतने परसेंटेज बी की है। अगर वो लिक्विड फेज इतनी बनी हो, ये देखने मैंने ये बताया, ये इतनी बनी हो तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना जी। उसमें इतना फिर बी का पोर्शन हो जाएगा। इसी तरह उसका वो सॉलिड फेज भी बनी है, वो कौन सी बनी है, उसी में से देख लीजिए। आपको मैंने बताया ये सॉलिड फेज या लिक्विड फेज भी बनी है, ये एक्सएल, ये लिक्विड फेज भी बनी है। अब लिक्विड फेज ये यहाँ पे ये मैं आपको सॉरी ये बता रहा था, ये देखें ना ये सॉलिड फेज, ये अल्फ़ा, ये भी इस कन्फ्यूजन हो रही है। आप इसको अगर एस लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, ये कंफ्यूज कर रहा है मुझे कि ये इसको एस कर देते हैं जी, इसको एस में कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ये मैंने ऐसे फजूल सा लिख दिए क्योंकि बुक्स वगैरह में ऐसे दिया हुआ है कि इसको भाई एस लिखे, इसको भी एस लिख देता हूँ, मैं सारे को एस लिख देता हूँ। तो ये आप सॉलिड फेज लिक्विड फेज इसको याद करना आसान है क्योंकि मैं भी बार बार इसको भूल जाता हूँ, ठीक है ना जी। तो चलें जी, अब ये सॉलिड ये मैंने किया। इसी तरह जब लिक्विड है, ये 1 kg लिक्विड है,
kg लिक्विड में, ये ओमेगा एल इसमें भी है 1 kg में, 1 kg में, ठीक है ना, लिक्विड में। अब लिक्विड जो है वो तो इतना है एक्सएल, उसमें कितना होगा आप उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना जी। तो ये इसके बराबर आ गया। अब ये इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं जी, ठीक है जी। ये इक्वेशन आपकी 1, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करते हैं जी, आप यहाँ से एक वैल्यू निकाल लें ऐसे करके, ये देखें इक्वेशन 1 से एक्सएल आपके पास आ गया। इसको यार फिर इसको एस ही करते हैं जी, इसको कन्फ्यूज हो रहा है, इसको भी एस कर देते हैं, इसको भी एस कर देते हैं, इसको एस कर देते हैं, चलें जी, इसको एस कर देते हैं, चलें जी, इसको एस कर देते हैं, एस। चले जी, अब ये इक्वेशन 1 से मैंने निकाला एक्स एल इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स एस। अब इसको 2 में सब्स्टिट्यूट करें, इसको भी एस कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये एस हो गया जी। चले जी, ये आप सब्स्टिट्यूट करें 2 में, तो ये आपके पास ये चीज़ आ गई। यहाँ से आप ये वाली फेज़ परसेंटेज निकाल लें कितनी बनी थी, ठीक है ना जी। कि कहाँ से कितनी बनी थी, यहाँ से। जब ये यहाँ पे मेटल पहुँचा, ये कूलिंग होती होती जहाँ पे पहुँचा, तो जो इसमें जो सॉलिड फेज़ बनी वो कितनी बनी, वो इतनी बनी। इसी तरह सिमिलरली आप निकाल लें जो लिक्विड फेज़ वो इतना, ठीक है ना जी। तो ये है लीवर रूल की एप्लीकेशन, ठीक है ना जी। तो फिर दोबारा सुन लें आपने, लीवर रूल, ये मैं इसको ड्रा करके ऐसे आपको बताता हूँ। ये जैसे लीवर काम करता है, ये बिल्कुल इसीलिए इसको लीवर रूल कहा गया है। ये आपने ये लीवर रूल इसको इसलिए कहते हैं जी, ठीक है ना जी। ये फ़र्ज़ करें कि मैं इसको एक्सएल लिख देता हूँ, इसको एक्स सॉलिड कह देता हूँ। ये मेरा ये लीवर है, यहाँ पे ये दोनों ऐड होके ये फ़र्ज़ करें कि 1 kg बन रहा है यहाँ पे। अब ये वाला मैंने पीछे अगर वापस जाएं तो ये आप उधर से देखेंगे कि इसको मैंने लिखा था WL लिखा था, इसको मैंने W0 लिखा था, इसको मैंने WS लिखा था, ठीक है ना। ये लीवर रूल, ये नाम इसका दिया हुआ है। अब ये वाला जो ये टोटल ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है, आप डिस्टेंस ही समझ लें आप, तो ये कितना होगा। तो ये होगा इस परसेंटेज में से ये परसेंटेज निकालें तो ये टोटल ये आ जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, WS माइनस WL, ये टोटल आ गया, ठीक है ना जी। और ये वाला पोर्शन कितना है जी, ये वाला पोर्शन है W0 माइनस WL। और ये वाला पोर्शन कितना है जी, ये है WS माइनस W0। जैसे वो बीम का मैं आपको बता रहा हूँ जैसे। अब ये देखें, आपने अगर आपने ये मालूम करना है, अब ये देखें एक्सएल इसी तरह समझें जैसे ये सपोर्ट किया हुआ है इसने, इस फोर्स को भी सपोर्ट किया हुआ है। ये नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ये 1 न्यूटन की फोर्स है। ऐसे समझ लें, मैं ऐसे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। अगर आपने फर्ज करें कि आपने निकालना है एक्सेस, तो इसके गिर्द अगर आप मूवमेंट लेंगे, इसके गिर्द मूवमेंट, इसके गिर्द मूवमेंट लें तो क्या आएगा, इसके गिर्द मूवमेंट लें
तो ये इसके गिर्द मोमेंट लिया तो ये हमारे पास आएगा जी, इसके गिर्द मोमेंट ले रहा हूँ मैं, सॉरी इसके गिर्द मोमेंट ले रहा हूँ, मैंने निकालना है ये वाला। तो ये क्या करेंगे, इसके गिर्द मोमेंट लेने के लिए ये वाला ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज आपस में बैलेंस होंगे, लीवर रूल है ये सीसा जैसे। तो ये मैंने ये किया जी, इसका ये वाली ऐसे होगा, तो ये क्या निकला, ये कितना जी, 1 है, ये 1 है। अब इसका डिस्टेंस कितना है, W0 माइनस डिस्टेंस की मतलब ये कंपोजिशन, ये W0 माइनस WL, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना जी। ये ऐसे मोमेंट पैदा करेगा, ये ऐसे मोमेंट पैदा करेगा, इक्वल टू XS इंटू ये डिस्टेंस कितना है जी, WS माइनस WL, ठीक है ना जी। तो यहाँ से आप XS निकालें तो वो यही चीज़ आ जाएगी, इसलिए इसको लीवर रूल कहा गया है, ठीक है ना जी। चले जी, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं लीवर रूल के। ये एग्जांपल है जी 8.1। अब ये उसने ये इधर से ये देखना, ये सॉलिड है, जब जो ये वाला मेटल है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। दूसरे वाला मेटल उसका जो ऐड करते जा रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। ये अब ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है ना जी, आपके ये एग्जांपल में दिया हुआ है। अब ये कहते हैं कि इसके लिए आप लीवर रूल निकालो इसके लिए, ठीक है ना जी। तो वही लीवर रूल, उस सिंपल तरीका, ठीक है ना जी। तो क्या करेंगे, हमने फर्ज करें कि XL निकालना है, XL यानी परसेंटेज ऑफ लिक्विड फेज। कैसे निकालेंगे, अब तरीका ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखें अपोजिट डायरेक्शन, आपने ये देखना, ये पीछे लीवर रूल पे जाएं, ये पीछे अगर मैं दोबारा दिखाऊं आपको, तो ये आप एक चीज़ मैं बताना थोड़ा सा भूल गया, ये रूल, इसका तरीका ये है, आपने उल्टा चलना है। ये आपने ये देखें XS मालूम करना है, तो आपने क्या किया, ये अभी भी मेरे ख्याल इधर से चलते हैं जी। आपने ये देखें ना, ये सॉलिड फेज, ये सॉलिड इधर लिखा हुआ है। अगर आपने ये मालूम करनी है सॉलिड फेज कितनी है, तो आपने ये वाली चीज़ को LO को टोटल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना जी, ये वही चीज़ आ जाएगी। अब आपने अगर ये लिक्विड फेज मालूम करनी है, तो फिर अपोजिट, इस यहाँ से अपोजिट OS को डिवाइड कर दोगे टोटल के साथ, अपोजिट। ये निकलता भी उसी तरह, ये निकला भी उसी तरह, ठीक है ना जी। तो ये याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना जी, ताकि आप गलती ना करें। तो वही तरीका इस्तेमाल करते हुए अब मैंने लिक्विड करना है, ये लिक्विड तो इधर है, तो मैं तो फिर ये लूँगा, फिर OS लिखूँगा, OS तो होल के साथ मैं डिवाइड कर दूँगा, ये सारे का सारे LS टोटल के साथ LS। अब OS कितना है, OS ये यहाँ से देख लें, OS कितना है जी, ये यहाँ से लिखा हुआ है W0 माइनस WS OS। और LS कितना है जी, ये LS आपके सामने है, ये WL माइनस WS। तो ये आपके पास XL की वैल्यू आ गई। अब आपने मालूम करना जी XS, फिर उसी तरह अब ये सॉलिड फेज, सॉलिड इसको उलट लें, फिर
ये ओ एल लिखें ऊपर, नीचे वही एल एस, टोटल का टोटल, ठीक है ना जी। तो ये क्या आ गया आपके पास, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू ज़ीरो डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एस। तो ये आपके पास ये लिक्विड की वेट परसेंटेज इधर से निकाल लें, ये सॉलिड की वेट परसेंटेज निकाल लें, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है ना जी। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं जी, वो उसमें क्या लिखा हुआ है। अब एग्जांपल नंबर 2 देख लें जी, ये एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। अब डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि ये निकल 53%, ऐसे 53% हमने कॉपर निकल अलाय में 53% हमने 53 लिखा हुआ है, 53% हमने निकल डाला। ये यहाँ से भी देख लें 53 ये ग्राफ दिया हुआ है, ये उधर दी हुई है, डायग्राम दिया हुआ है प्रॉब्लम में। अब पहले मैं चले जी इसको पढ़ लेते हैं पहले। 8.2 एक कॉपर निकल अलाय कंटेन्स 47% वेट कॉपर, कॉपर ये बता रहा है, एंड 53 वेट परसेंटेज निकल, ये निकल की मैंने लिखी, ये देखो निकल की लिख दी मैंने, एंड इज एट 1300 डिग्री सेल्सियस, ये लिखा। आंसर द फॉलोइंग, what weight percentage of copper in the liquid and solid phases at this temperature, ठीक है ना जी। वो कॉपर की पूछ रहा है, ग्राफ में दिया हुआ है, जहाँ पे ग्राफ का देखें तो ये यहाँ से आप ऐसे ये टाई लाइन ड्रा करेंगे तो ये इधर टच कर जाएगी, ये इधर टच गई। अब दिया हुआ है किताब में, वो यहाँ पे जो ऐसे ड्रा करके यहाँ पे देता है, यहाँ पे निकल की बता रहा है। ये कौन सी लाइन है, ये आपकी लिक्विड लाइन है, ये वाली, ये आपकी सॉलिड लाइन है, सॉलिडस लाइन, ये लिक्विडस लाइन कहते हैं इसको। अब यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे निकल की परसेंटेज बता रहा है 45, ठीक है ना जी। तो आपने तो मालूम करनी है कॉपर की, तो कॉपर की निकाल ले, यानी WL मैं कॉपर का निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना जी। पहला पार्ट मैं अब कॉपर का निकालना चाहता हूँ। ये इसका तो दिया हुआ 45 ग्राफ, वो खुद दिया हुआ मैंने 45, तो मैंने तो निकालना है कॉपर का, तो 100 में से मैं वैसे निकाल लूँगा इसको 45, तो ये मेरे पास 55% कॉपर आ गया। अब वो कहता है जी इसी तरह सॉलिड में निकालें कॉपर की, WS कॉपर, तो फिर 100 माइनस 58, ये 58 दिया हुआ है भाई, ये 58 यहाँ पे दिया हुआ है, सॉलिड लाइन को टच कर रही है यहाँ पे, ये सॉलिड लाइन ये यहाँ पे टच कर रही है, ये 58 निकाल, ये कॉपर का निकाल, ये तो कोई निकल का दिया हुआ है ना, तो ये मेरे पास आ गया 42%, ये आ गया जी, ठीक है ना जी। अब इसका चलते हैं जी दूसरा पार्ट। अब दूसरे पार्ट में वो ये पूछ रहा है व्हाट वेट परसेंटेज ऑफ देयर अलाइज लिक्विड, यानी यहाँ पे पहुँचे लिक्विड कितना बना और सॉलिड फेज कितनी बनी, तो वही लीवर रूल, ठीक है ना जी। लीवर रूल यूज़ करते हुए आप यहाँ से निकाल लें, पार्ट बी निकालना है तो पार्ट बी में यहाँ से पार्ट बी के लिए आप निकालें जी XL निकालें, ये आपके पास 58, यानी आपने XL निकालना है, X ये देख लें लिक्विड, तो आप ये वाला पोर्शन लें, ये वाला लिक्विड निकालना है, तो आप 58 माइनस ये कितना था 53, इसमें से 53 निकाल लें, डिवाइडेड बाई ये 58
माइनस ये कितना था जी 45, इसमें निकाल लें तो ये आपके पास आ जाएगा 38%। इसी तरह आपने सॉलिड फेज निकालना है तो आपने अब ये सॉलिड निकालना है तो आप उल्टा चलें, यहाँ से इसमें से ये निकालें तो ये कितना आ जाएगा, ये 53 माइनस 45 डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई ये 13 आ जाता है, इसको आप करें तो ये 13 आ जाता है, तो ये आपके पास आ गया 62%। तो ये आपका, थैंक यू वेरी मच जी। तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे जी बाइनरी यूटेक्टिक अलाय सिस्टम, इंशाल्लाह हम कल करेंगे। राइट जी, खुदा हाफिज़।